सीरीज खज़ां की बारिश, किताब नंबर 3, दुल्हन का फरार। आवाज़ लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। पार्ट 15। आखिर वो उस नतीजे पर पहुंची कि उसे यहाँ से किसी तरह जम्मू ही पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी खुफिया कमीनगाह में जाना बेकार होगा, क्योंकि वहां से उसे फिर बादल की तलाश में वापस जम्मू शाहजी के पास जाना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता था कि वो दिल्ली से बाहर कैसे निकले। स्टेशन पर जाकर गाड़ी पकड़ना अपने आप को खुद पुलिस के हवाले करने के मुतरादिफ था। अगर वो लारी पकड़ती है तो लारी के अड्डों पर भी पुलिस की चेकिंग का खतरा था। लारी को तो रास्ते में रोका भी जा सकता था। उसने फैसला किया कि वो दिल्ली से अंबाले की तरफ किसी दूसरे रास्ते रेलवे स्टेशन से रेल में सवार होगी। अब मसला रात गुजारने का था। कब्रिस्तान में वो रात नहीं गुजार सकती थी। उसे दरगाह शरीफ पर ही रात गुजार देनी चाहिए और यहीं किसी से मालूम करना चाहिए कि दिल्ली से अंबाले जाते हुए दूसरा स्टेशन कौन सा है और वहां तक कोई लारी जाती है या नहीं। नजमी उठने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से उसे आवाज दी, बेटी हौसला करो, मरने वालों के साथ कोई मर नहीं जाता, खुदा की मर्जी में कोई दखल नहीं दे सकता। नजमी ने पलट कर देखा। पीछे एक सफेद रेश बुजुर्ग खेस कंधों पर डाले, सर पर सब्ज टोपी ओढ़े खड़े थे। उनके हाथ में एक असा था। नजमी ने उठकर उन्हें अदब से सलाम किया। मैं देख रहा था कि तुम देर से कब्र पर बैठी हो। ये तुम्हारे किस अजीज की कब्र है बेटी? नजमी झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन झूठ बोलने के सिवा कोई चाराकार भी नहीं था। उसने अल्लाह से माफी मांगी और बुजुर्ग की तरफ देखकर बोली, ये मेरी वालदा की कब्र है जी। नजमी ने देख लिया था कि कब्र के सराहने कोई कतबा नहीं लगा था। उसने बुजुर्ग को बताया कि आज से 4 बरस पहले उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया था और उसे इसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। तुम दरगाह पर अकेली आई हो बेटी? बाबा जी, मेरे साथ बड़ी अजीब बात हुई है। मैं अपने मियाँ के साथ दरगाह पर हाजिरी देने और वालिदा की कब्र पर फातिहा पढ़ने आई थी। शाम के वक्त हम अंबाले से यहाँ पहुँचे। फिर ऐसा हुआ कि खुदा जाने मेरे मियाँ कहाँ गायब हो गए और मैं यहाँ अकेली रह गई। क्या तुम्हारे मियाँ को मालूम नहीं था कि तुम दरगाह शरीफ पर हो? बात यह हुजूर कि मेरे मियाँ को कभी कभी दौरा सा पड़ता है और वो अपने होशोहवास में नहीं रहते। तब वो जहाँ कहीं भी हो, बस वहाँ से वापस अंबाले अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। उस वक्त उन्हें सिर्फ अपना घर ही याद रहता है। मुझे यकीन है कि मेरे मियाँ भी वापस अंबाले चल दिए हैं। मैं अकेली औरत हूँ, ये सोच कर बैठी हूँ कि रात किसी न किसी तरह गुजार दूँ और सुबह अंबाले चली जाऊँ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि अंबाले को यहाँ से कौन सी लारी जाती है। बुजुर्ग ने नजमी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, यह ख्वाजा की चौखट है बेटी, यहाँ अल्लाह की रहमत का साया है। घबराओ नहीं, मेरे साथ आओ। वो सामने मेरा छोटा सा घर है, वहाँ मेरी बड़ी लड़की अपने बच्चों के साथ रहती है। तुम उसके पास रात गुजार दो, सुबह मैं तुम्हें खुद अंबाले जाने वाली गाड़ी या लारी में बिठा दूंगा। नजमी दरगाह शरीफ के दालान में ही रात बसर कर देना चाहती थी, लेकिन अब वो बुजुर्ग के सामने इनकार भी नहीं कर सकती थी। वो उनके साथ चल पड़ी। उस बुजुर्ग का मकान छोटा सा था, 2 कोठरियां और एक दालान था। दालान में उनकी बेटी अपने बच्चों के साथ सो रही थी। बुजुर्ग ने उसे जगाया। बेचारी नेकदिल खातून उसी वक्त उठ बैठी। नजमी के लिए उसने कोठरी से चारपाई निकालकर दालान में डाल दी, बिछौना लगाया और नजमी से कहा, सो जाओ बहन, तुम्हें कुछ खाना हो तो मैं रोटी ले आऊं? नहीं शुक्रिया, मैंने खाना खा लिया था। अब तुम आराम करो बेटी, मैं सुबह आकर तुम्हें लारी अड्डे ले चलूंगा, ट्रेन का पता भी करता आऊंगा। हाँ बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? आयशा। नजमी की जुबान पर यही नाम आया। बुजुर्ग दुआएं देते चले गए। नजमी चारपाई पर खेस ऊपर करके लेट गई। बुजुर्ग की बेटी अपनी चारपाई पर लेट गई। उसके बच्चे छोटी चारपाई पर सो रहे थे। वो कहने लगी, खुदा करे तुम्हारे मियाँ घर पहुंच गए हों। वो दौरा पड़ने के बाद घर पहुंच जाया करते हैं और वो तो सब कुछ भूल जाते हैं, मगर घर नहीं भूलते। ये भी अल्लाह का बड़ा करम है। तुम अपने मियाँ का इलाज क्यों नहीं करवाती? थोड़ी देर इसी किस्म की बातें होती रही। नजमी ने उस औरत से पूछा, दिल्ली से आगे कौन सा स्टेशन है? मेरा मतलब है, अगर हम दिल्ली से अंबाले जाएं तो दूसरा स्टेशन कौन सा आता है? दिल्ली से अंबाले की तरफ जाएं तो पहला स्टेशन तो शादरा ही आता है। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? यूं ही पूछ रही थी। अच्छा बहन, अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। ये कहकर बुजुर्ग की नेकदिल बेटी चुप हो गई। वो सो गई। नजमी अभी तक जाग रही थी। वो यहाँ से शादरा जाना चाहती थी। सुबह तक अगर वो इस घर में रहती है तो लाजमी तौर पर उसे बुजुर्ग के साथ दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना होगा और वो वहां नहीं जाना चाहती थी। उसने तय कर लिया कि वो सोएगी नहीं और थोड़ी देर बाद वहां से चुपके से उठेगी
और दरगाह शरीफ के बाहर रिक्शा पकड़कर शादरे की तरफ चल देगी। मगर नींद ने उस पर ऐसी गफलत तारी की कि उसे कोई होश न रहा, और जब उसकी आंख खुली तो दालान में दिन की रोशनी फैल चुकी थी। नीम के पेड़ पर चिड़ियां बोल रही थी। नजमी हड़बड़ा कर उठ बैठी। बुजुर्ग की बेटी रसोई के बाहर चूल्हा जलाए बैठी रोटियां पका रही थी। उसके बच्चे नलके के नीचे नहा रहे थे। नजमी ने बेख्तियार पूछा, क्या वक्त हुआ होगा? शायद 7 बज गए हैं। अब्बा आकर तुम्हारा पूछ गए थे, तुम सो रही थी। अभी फिर आएंगे। उठकर मुंह हाथ धो लो और नाश्ता कर लो। नजमी एक बार तो सर पकड़ कर ही बैठ गई। जिंदगी में शायद ये पहला मौका था कि नींद उसे धोखा देकर निकल गई थी। इतने में बुजुर्ग भी तशरीफ ले आए। आते ही नजमी के सर पर शफकत से हाथ फेरा और दुआएं देने के बाद बोले, बेटी आयशा, मैंने सब कुछ मालूम कर लिया है। लारी यहाँ से सीधी अंबाले नहीं जाती। तुम्हें करनाल से दूसरी लारी पकड़नी पड़ेगी। ट्रेन सीधी अंबाले जाती है। ट्रेन किस वक्त दिल्ली से छूटती है? 9 बजे ट्रेन का टाइम है। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें खुद गाड़ी पर चढ़ाऊंगा। नजमी ये नहीं चाहती थी। उसने कहा, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे यहाँ रिक्शे में बिठा दें, मैं खुद ट्रेन पकड़ लूंगी आगे। बुजुर्ग इसरार करते रहे। तुम तैयार हो जाओ बेटी, मैं 8 बजे आऊंगा। अभी आधा घंटा है 8 बजने में। नजमी ने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोकर बालों में कंघी की, थोड़ा बहुत नाश्ता किया। पूरे 8 बजे बुजुर्ग तशरीफ ले आए। नजमी उनकी बेटी से गले मिली। उसके बच्चों को जबरदस्ती 50 रुपए दिए और बुजुर्ग के साथ दरगाह शरीफ में फातिहा पढ़ने के बाद बाहर आ गई। वो खुली सड़क पर नहीं जाना चाहती थी। वहां पुलिस के मुखबिरों का खतरा था। बुजुर्ग उसके साथ स्टेशन तक जाने पर इसरार कर रहे थे, लेकिन नजमी ने उन्हें वहीं से वापस चले जाने पर राजी कर लिया। उनका बेहद शुक्रिया अदा करने के बाद वो रिक्शे में बैठ गई। बुजुर्ग रिक्शे वाले को बार बार ताकीद कर रहे थे कि बेटी को सीधा रेलवे स्टेशन जाकर छोड़ना। जब रिक्शा निजामुद्दीन औलिया की बस्ती से निकलकर खुली सड़क पर आया तो नजमी ड्राइवर से बोली, शादरा रेलवे स्टेशन की तरफ चलो। पर बीबी जी, शाहजी ने तो मुझे दिल्ली स्टेशन जाने के लिए कहा था। मैं तुम्हें 10 रुपए ज्यादा दूंगी। मुझे जितनी जल्दी हो सके शादरा पहुंचा दो। एक जरूरी काम याद आ गया है। रिक्शा वहीं से शादरा की तरफ मुड़ गया। जिस वक्त नजमी शादरा स्टेशन पहुंची तो ट्रेन के आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। नजमी के लिए खुशाइन बात थी, क्योंकि वो स्टेशन पर ज्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहती थी। उसने ड्राइवर को किराए के अलावा 10 रुपया इनाम दिया और चादर की बुकल मारकर टिकट घर की तरफ आ गई। शादरा स्टेशन पर काफी रौनक थी। ये दिल्ली का ही स्टेशन था। नजमी ने वहीं से जम्मू का फर्स्ट क्लास का टिकट ले लिया। वो शादरा से जालंधर और वहां से होशियारपुर, कटोहा, जम्मू जाना चाहती थी। जालंधर से उसे होशियारपुर के लिए ट्रेन तब्दील करनी थी। फर्स्ट क्लास का टिकट उसने इसलिए लिया था कि फर्स्ट क्लास में वो महफूज रह सकती थी और उस क्लास के मुसाफिरों की चेकिंग करना कोई आसान बात नहीं होती। नजमी टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने के बजाय फर्स्ट क्लास के जनाना वेटिंग रूम में आकर बैठ गई। उसकी होशियार निगाहें चारों तरफ जायजा ले रही थी। उसे डर था कि कहीं वो CID वाली कमला भाटिया यहाँ भी किसी तरफ से ना निकल आए, मगर ऐसी बात नहीं थी। बस 15-20 मिनट की बात थी। प्लेटफॉर्म की घंटी ने ट्रेन के आने का ऐलान किया तो दूसरी औरतें तो बाहर निकल गईं, मगर नजमी अंदर ही बैठी रही। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई तो नजमी निकलकर ट्रेन की तरफ बढ़ी। फर्स्ट क्लास का जनाना डब्बा इंजन के करीब ही था। उनकी सीट रिजर्व नहीं थी। टिकट बाबू ने कहा था कि एक सीट आगे जाकर खाली हो जाएगी। दिन का सफर था, इसलिए फर्स्ट क्लास के रिजर्वेशन के बगैर भी नजमी को टिकट मिल गया था। फर्स्ट क्लास के डब्बे में कुल 4 लंबी नशिस्तें और 2 आमने सामने के बर्थ थे। कुछ मुसाफिर औरतें अपने बच्चों के साथ बैठी थर्मस में से ठंडा शरबत निकालकर ग्लासों में डाल रही थी। नजमी भी एक तरफ खिड़की के पास होकर बैठ गई। उसने एक नजर में तीनों औरतों को देख लिया। ये आम घरेलू किस्म की साड़ी पोश ख्वातीन थी। फिर वो खिड़की से बाहर तकने लगी। कनखियों से वो बराबर देख रही थी कि कहीं कोई पुलिस वाला या वाली तो इस तरफ नहीं आ रही। प्लेटफॉर्म पर काफी रश हो गया था। लोग अपना अपना सामान डब्बों में फेंक रहे थे। ट्रेन सिर्फ 3-4 मिनट ठहरने के बाद आगे रवाना हो गई। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली तो नजमी ने सुख का सांस लिया। अब उसके सामने एक तवील रास्ता था। जालंधर में उसे अंदेशा था कि कहीं वो पहचान न ली जाए, लेकिन इतना खतरा तो उसे मोल ही लेना था। ट्रेन एक्सप्रेस थी और छोटे छोटे स्टेशन छोड़ती जा रही थी। राजपुरा में ठहरी, उसके बाद सरहिंद शरीफ और फिर लुधियाने तक दौड़ती चली गई। सफर खैरियत से कट रहा था। फर्स्ट क्लास होने की वजह से कंपार्टमेंट में कोई नहीं आया था। लुधियाने में लंच था। ट्रेन लंच के लिए चंद मिनट ज्यादा रुकी थी। नजमी ने डब्बे में ही लंच किया। साथी औरतों ने इस दौरान नजमी से काफी बातें कर ली थी। नजमी को उन्हें उल्लू बनाना आता था। उन्हें उसने एक नई कहानी सुना डाली। लुधियाने से आगे जालंधर आता है। जालंधर ट्रेन रुकी तो नजमी ने खिड़की के नीम निस्वारी रंग के शीशे में से बाहर झांक कर देखा। प्लेटफॉर्म पर काफी रश था। कुछ सिपाही भी नजर आए, लेकिन डब्बे में कोई ना आया।
यहाँ से नजमी ने ट्रेन बदलकर होशियारपुर जाने वाली गाड़ी पकड़नी थी। जब ट्रेन के चलने में 2-4 मिनट रह गए तो नजमी डब्बे से उतर गई। उतरते ही उसने सीधा फर्स्ट क्लास जनाना वेटिंग रूम का रुख किया। वहां जाकर मुंह हाथ धोया, फिर अंदर जो रेलवे की बूढ़ी मुलाजमा थी उससे होशियारपुर जाने वाली गाड़ी के बारे में पूछा। उसने कहा कि मैं बाहर जाकर बाबू से पता करती हूँ। नजमी ने उसे 10 रुपया इनाम देकर कहा, जल्दी पता करके आओ कि होशियारपुर जम्मू को गाड़ी कब चलेगी। 6-7 मिनट बाद उस औरत ने आकर नजमी को बताया कि जम्मू की गाड़ी शाम 5 बजे यहाँ से चलेगी। नजमी ने दीवार पर लगा क्लॉक देखा, अभी 1 घंटा बाकी था। क्या वो ये 1 घंटा वेटिंग रूम में ही गुजार दे? नजमी वेटिंग रूम से निकलकर फर्स्ट क्लास के रिफ्रेशमेंट रूम में आ गई, जो तकरीबन खाली पड़ा था। उसने चाय और कुछ सैंडविच मंगवाए और चारों तरफ से पूरी तरह से बाखबर रहते हुए चाय पीने और सैंडविचेस खाने लगी। होशियारपुर जाने वाली ट्रेन में अभी काफी वक्त था। नजमी रिफ्रेशमेंट रूम में ही बैठी रहना चाहती थी, चुनाचे उसने मजीद चाय और सैंडविचेस मंगवा लिए। ये रिफ्रेशमेंट रूम जनाना नहीं था। 2-1 मुसाफिर अंदर आकर इस दौरान बैठे भी थे, लेकिन उन्होंने नजमी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नजमी चाय का दूसरा प्याला बना रही थी कि यूं ही उसकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ गईं। चाय की केतली उसके हाथ से गिरते गिरते बची। दरवाजे में अर्जुन सिंह खड़ा नजमी की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गई हो। नजमी चाहती थी कि बैठे बैठे अचानक गायब हो जाए, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अर्जुन सिंह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आकर रुक गया, दोनों हाथ जोड़े और बोला, तुमने मुझे पहले बता देना था जी, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन तो ना था। नजमी ने केतली मेज पर रखी और चेहरा नीचे करके एक हाथ से अपने माथे को दबाते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, पर मैं मजबूर थी। तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो ही क्या होगा। चेहरा उठाकर उसने अर्जुन सिंह को देखा और बैठने का इशारा किया। अर्जुन साथ वाली खाली कुर्सी पर बैठ गया। एक बार उसने पीछे गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ भी देखा। क्या मैं मजबूर नहीं थी? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या ऐसा ना करते? चंदा जी, तुमने जो कुछ किया मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुझे मालूम है कि तुम चंदा भी नहीं हो, बल्कि मुसलमान हो, और तुम्हारा नाम नजमी है और पुलिस तुम्हारी तलाश में है। अर्जुन ने दोबारा दरवाजे की तरफ देखा और किसी कदर घबराहट से बोला, पुलिस भी इस वक्त इधर ही आ रही है, शायद उसे तुम्हारा पता चल गया है। अब नजमी भी घबरा गई। अर्जुन उठते हुए बोला, मेरे पीछे पीछे आओ नजमी जी, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा, जल्दी करो। नजमी उठी, 10 रुपए का नोट मेज पर रखा और अर्जुन सिंह के पीछे पीछे रिफ्रेशमेंट रूम के बाथरूम की तरफ चल पड़ी। जालंधर स्टेशन के उस रिफ्रेशमेंट रूम के बाथरूम के साथ ही एक छोटा सा दरवाजा था जो स्टेशन के पोस्ट ऑफिस के अहाते में खुलता था। अर्जुन को उस रास्ते का इल्म था। जब नजमी अर्जुन के साथ रेलवे पोस्ट ऑफिस के नीम के पेड़ वाले अहाते में आई तो उसे ख्याल आया कि कहीं अर्जुन सिंह की नीयत भी तो नहीं बदल गई। उस पर तो नजमी का सारा माजी खुल चुका होगा। दिल्ली पुलिस ने उसे नजमी का सारा रिकॉर्ड बता दिया होगा। आखिर वो सिख है और हिंदुस्तानी है। पुलिस ने उसे ये भी बता दिया होगा कि नजमी और चंदाबाई का ताल्लुक नदीम नाम के एक नाम नेहाद पाकिस्तानी जासूस से भी रहा है, जो बॉर्डर क्रॉस करके फरार हो चुका है। और नजमी और चंदा भी इंडिया में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करती है। बहुत मुमकिन है कि अर्जुन सिंह भी उसकी तलाश में आया हो और अब उसे अपने बिछाए हुए जाल में फंसाने ले जा रहा हो। नजमी के कदमों की रफ्तार सुस्त पड़ गई। अर्जुन ने पलटकर उसकी तरफ देखा और करीब आकर बोला, क्या तुम पुलिस के हत्थे चढ़ना चाहती हो? यकीन करो, पुलिस तुम्हारे पीछे रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है, वो इधर भी आ सकती है, जल्दी करो। अर्जुन के लहजे में वो मक्कारी और अयारी नहीं थी जो नजमी उससे पहले कई नाम नेहाद हिंदू दोस्तों में देख चुकी थी। उसने दिल में कहा, नहीं, अर्जुन सिंह धोखेबाज नहीं है, वो मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। अगर उसे मुझे पकड़ना होता तो वहीं पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता। वो मुनाफिकत नहीं करेगा। नजमी के कदम एक बार फिर तेज हो गए। अर्जुन ने रेल बाजार में आकर एक खाली टैक्सी को हाथ दिया और नजमी को उसमें बिठाकर ड्राइवर से बोला, मॉडल टाउन चलो। जालंधर में लाहौर से आए हुए हिंदुओं सिखों ने मिलकर एक नई बस्ती मॉडल टाउन के नाम से बनाई थी। आज़ादी के बाद जालंधर की पहली मॉडर्न और मजाफाती बस्ती थी। उसमें कुशादा सड़कें थी और फलदार दरख्त लगाए गए थे। मकान कोठियों की तर्ज के थे और ज्यादातर मालिक मकानी रिहाइश पजीर थे। टैक्सी में अर्जुन ने नजमी से कोई बात नहीं की। वो मॉडल टाउन की एक छोटी सी कोठी के अहाते में उतर गया। उस कोठी में आम के दरख्त थे और गेट पर सिर्फ कोठी का नंबर ही लिखा हुआ था। अर्जुन नजमी को कोठी के एक ऊंची छत वाले मुख्तसर से कमरे में ले गया, जहां दीवार के साथ पलंग और आतिशदान के आगे सोफा सेट पड़ा था। फर्श पर पुराना कालीन बिछा हुआ था। नजमी सोफे पर बैठ गई। अर्जुन ने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगाई तो नजमी ने आंखें जरा सी सुखेड़कर अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन पर उसका कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना हुआ।
शायद इसलिए कि उसका दिल साफ था। वो सामने वाले सोफे पर बैठा। उसने बैठने से पहले पंखा चलाया। अर्जुन सिंह जैकेट की बजाय टी शर्ट और सफेद पतलून में मलबूस था। बैठते ही दोनों हाथों को आहिस्ता से मलते हुए बोला, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप एक मुसलमान हैं? पाकिस्तान से आकर कलकत्ते रहने लगी थी, फिर चंदा डाकू बन गई, कई खून किए। पुलिस तो कहती थी आप पाकिस्तानी जासूस हैं, पर मेरा दिल नहीं मानता। अगर आप जासूस होती तो अगवा होकर मराठा काटल के कैदखाने में ना पहुंच जाती। जासूसों के तो बड़े बाजू होते हैं। उस रात पुलिस ने मेरी बहन के घर पर छापा मारा। वो गुलाबी साड़ी वाली हिंदनी जासूस ही थी, वो भी पुलिस के साथ आई थी। हम तो हक्के बक्के रह गए। पुलिस बोली हमारे घर में पाकिस्तानी जासूस और कातिल डाकू चंदाबाई छुपी हुई है। मेरा बहनोई हरभजन सिंह भी घबरा गया। बहन के कमरे में जाकर देखा, पर तुम वहां नहीं थी। हम तो साफ मुकर गए कि हमारा किसी पाकिस्तानी जासूस से कोई ताल्लुक नहीं। किसी ने हमसे दुश्मनी की जो हमारा घर पता दिया। मेरा बहनोई पुलिस पर चढ़ दौड़ा। पुलिस वापस चली गई, लेकिन बहनोई बोला कि वो औरत कौन थी। अब मैं उसे क्या जवाब देता? मैंने कहा भाजी, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा। नजमी सोच रही थी कि अब उसे क्या लाहेअमल इख्तियार करना चाहिए। वो अब भी अर्जुन सिंह को ये नहीं बता सकती थी कि वो जम्मू जा रही है। अर्जुन कह रहा था, मेरे दिल को बड़ा सदमा हुआ जी। डाकू बनना कोई बुरी बात नहीं, डाकू बड़े दिलेर होते हैं, और औरत डाकू बन जाए ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरी नज़रों में ऐसी औरत की इज्जत बढ़ जाती है। औरत यूं ही डाकू नहीं बनती, उस पर हजारों लाखों जुल्म हो, तब लाखों में से एक औरत मर्दों से बदला लेने के लिए बंदूक उठाती है। हर औरत ऐसा कहाँ कर पाती है। बेचारी औरतें तो मर्दों के जुल्म सहे जाती हैं और मरती जाती हैं। अफसोस तो मुझे इसलिए हुआ कि तुमने मुझे अपने राज में शामिल नहीं किया। अगर तुम मुझे साफ साफ अपने दिल का हाल बता देती तो मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाती। अब मुझे परेशानी हुई कि तुम दिल्ली में ना जाने कहाँ भटक रही होगी। मैं तुम्हारी तलाश में निकल खड़ा हुआ। सारा दिन और सारी रात तुम्हें दिल्ली में जगह जगह ढूंढता फिरा। फिर सोचा शायद तुम बॉर्डर की तरफ ना निकल गई हो। मैं ट्रेन में बैठकर अमृतसर की तरफ चल पड़ा। इत्तेफाक जालंधर पहुंचकर ख्याल आया क्यों ना तुम्हें यहाँ भी तलाश करता चलूं। वाहेगुरु ने मुलाकात करानी थी। मैं जालंधर उतरा। अब वापस अमृतसर जा रहा था कि सोचा रिफ्रेशमेंट रूम में एक नज़र झांक लूं। बस मेरा दिल तुम्हारी तरफ मुझे खींचे लिए चला रहा था, और देख लो तुमसे मुलाकात हो गई। सरदार जी, तुम्हारा सलूक शुरू से मेरे साथ इतना शरीफाना रहा कि मैं ख्वाहिश के बावजूद तुम्हें अपने बारे में कुछ भी ना बता सकी। लेकिन यह हकीकत है कि मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। नदीम लाहौर में मेरा क्लास फेलो था। मैं बुरे हालात में अगवा होकर हिंदुस्तान लाई गई। यहाँ दर बदर की ठोकरें खाती कलकत्ते के बाजार हुसैन पहुँचा दी गई। नदीम को मैंने लाहौर खत लिखा। वो ज़ायरीन की जमात में शामिल होकर दिल्ली आ गया। वैसे उसे इंडिया का वीज़ा नहीं मिल सकता था। दिल्ली आकर वो पुलिस को इत्तला दिए बगैर ही मुझसे मिलने कलकत्ते आ गया। मुझे कोठे पर देखा तो शिजदा रह गया। बोला मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही पाकिस्तान जाऊँगा। मैंने कहा जब तक मैं अपने कातिलों से, अपने दुश्मनों से बदला नहीं ले लेती, यहाँ से नहीं जाऊँगी। बस उसी कश्मकश में वक्त गुजरता गया। नदीम गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने उस पर पाकिस्तानी जासूस होने का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुझसे एक बदमाश का खून हो गया। पुलिस मेरे पीछे भागी। मैं रूपोश हो गई और इत्तेफाक से एक डाकू के गिरोह में शामिल हो गई। उस डाकू की मौत के बाद मैं गिरोह की सरदार चंदा डाकू बन गई और मैंने औरतों पर जुल्म करने वालों और उनकी इज्जतों के सौदे करने वालों को कत्ल करना शुरू कर दिया। नदीम ससना में तंग आकर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान वापस चला गया। जब मेरे इंतकाम की आग सर्द हो गई तो बदकिस्मती से मुझे ऐसे हालात में अगवा होकर बुर्दा फरोशों के पास पहुंचा दिया गया कि मैं बिल्कुल बेबस थी। मुझे बेहोश कर दिया गया था। यूं मैं अंडमान के जजीरे में काटल के महल में आ गई जहाँ तुमसे मुलाकात हो गई। वहीं मैंने तुमसे दरख्वास्त की कि मुझे यहाँ से निकालो। अगर अपने आप को आप सिखनी जाहिर ना भी करती तब भी मैं आपकी मदद ज़रूर करता। एक मुसीबत में फंसी हुई औरत की मदद करना हर मर्द का फ़र्ज़ है। नजमी ने सर झुका लिया और कालीन के फूलों को तकते हुए सोचने लगी कि अब यहाँ से किधर को और कैसे जाना होगा। अर्जुन ने भी उससे यही सवाल कर दिया, अब आपका क्या इरादा है? किधर जा रही थी आप? मैं तो वैसे पुलिस से छुपती फिर रही थी। मेरी तो कोई भी मंजिल नहीं है। कलकत्ते भी वापस नहीं जा सकती। नजमी जी, हिंदुस्तान में तो अब जहाँ भी रहेंगी ना, पुलिस आपको पकड़ लेगी। तुम पर कई केसों के मुकदमे चल पड़ेंगे। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि अगर तुम्हारे गिरोह के लोग हिंदुस्तान में मौजूद हैं तो उनके पास चली जाओ। वहाँ कम से कम पुलिस से तो बची रहोगी। अर्जुन सिंह, मेरा गिरोह बिखर चुका है। पता नहीं बाकी लोग कहाँ चले गए हैं। फिर तो तुम्हें पाकिस्तान अपने होने वाले खाविन नदीम के पास चले जाना चाहिए जी। अर्जुन के मुंह से पाकिस्तान जाने का सुनकर नजमी को अजीब सा लगा। मैं पाकिस्तान भी तो नहीं जा सकती।
बॉर्डर भला मैं कैसे क्रॉस कर सकती हूँ? एक तरीका हो सकता है। 10-15 दिन बाद अमृतसर से सिखों का एक जत्था ननकाना साहब की यात्रा करने पाकिस्तान जा रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस जत्थे के साथ पाकिस्तान ले जा सकता हूँ। नजमी के सामने अचानक जैसे एक बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने दरवाजे की दूसरी जानिब एक बाग देखा जो सुनहरी धूप में रोशन था और जहां नदीम एक दरख्त के नीचे खड़ा उसे अपने पास बुला रहा था। सवाल यह था कि क्या वो अर्जुन सिंह पर भरोसा कर सकती है। अर्जुन सिंह काबिल एतबार आदमी था, लेकिन ये हिंदुस्तान की सरहद पार करने का मसला था। रास्ते में कई मुश्किलें पैदा हो सकती थी। क्या अर्जुन सिंह एक ऐसी औरत को पाकिस्तान ले जाएगा जिसके बारे में पुलिस ने प्रोपेगेंडा कर रखा है कि वो सिर्फ खूनी डाकू ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी जासूस भी है। उसने अर्जुन से कहा, ये बड़ा मुश्किल काम है, मेरा पासपोर्ट कैसे बनेगा? अगर किसी को पता चल गया तो तुम पर भी मुसीबत आ जाएगी। फिर पुलिस वाले ये तफ्तीश भी करेंगे कि मैं तुम्हारी कौन हूँ। अगर जी आप इजाजत दें तो मैं तुम्हें अपनी बीवी जाहिर करके अपने साथ ले जा सकता हूँ, फिर पुलिस कोई इंक्वायरी नहीं करेगी। अर्जुन ने कुछ शर्माते हुए कहा। नजमी की आंखों के आगे से पर्दा सा उठ गया। हाँ, उसने सोचा, इस तरीके से वो आसानी से पाकिस्तान जा सकेगी। अचानक उसे अपने साथी बादल का ख्याल आ गया। क्या ये उसके साथ गद्दारी नहीं होगी? मगर वो तो खुदा जाने पुलिस की हिरासत से रिहा हुआ भी है या नहीं। उसके बारे में तो नजमी को खुदा जाने कुछ ठीक तरह से पता भी नहीं था। बादल को उसके हाल पर छोड़ दो नजमी, ये सुनहरी मौका तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। अर्जुन सिंह काबिल एतबार सिख है, वो तुम्हें बड़ी आसानी से सरहद पार करा देगा। नजमी ने सोचा, फिर बोली, क्या ऐसा हो सकेगा अर्जुन सिंह जी? मेरा मतलब है कहीं तुम पर तो कोई आफत नहीं आएगी, कहीं मेरे साथ तुम भी तो पकड़े नहीं जाओगे। नजमी जी, मैंने पहले दिन से आपकी इज्जत की है और उसे मरते दम तक निभाऊंगा। मुझे जो कुछ भी करना पड़ा करूंगा, पर आपको पाकिस्तान जरूर पहुंचाऊंगा। मैं पासपोर्ट भी बनवा लूंगा, तुम्हारा नाम मैं हरनाम कौरी लिखवाऊंगा। ये सब कुछ तो मुझ पर छोड़ दो, सिर्फ अपनी इजाजत दे दो। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। तो फिर ठीक है, आज ही अमृतसर चले चलते हैं। जत्था अमृतसर से रवाना होने वाला है। अमृतसर में मेरा एक बचपन का दोस्त किरपाल सिंह पासपोर्ट ऑफिस में मुलाजिम है। हिंदुस्तान से सिखों का जो जत्था पाकिस्तान के गुरुद्वारों की यात्रा को जा रहा है ना, उसके लीडर ज्ञानी जी से उसकी रिश्तेदारी भी है। वो हमारे पासपोर्ट भी बनवा देगा और जत्थे में नाम भी दर्ज करवा देगा। लेकिन अर्जुन, जाहिर है मैं पाकिस्तान में रह जाऊंगी। जत्था जब वापस इंडिया के बॉर्डर पर पहुंचेगा तो तुमसे जरूर पूछा जाएगा कि तुम्हारी बीवी हरनाम कौर कहाँ है, तो तुम क्या जवाब दोगे? वो मैं बाद में देख लूंगा, तुम तैयारी करो। हम थोड़ी देर बाद अमृतसर के लिए रवाना हो जाएंगे। और हाँ, यहाँ से तुम्हें पूरी सिखनी बनकर ही मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हारे लिए कड़ा और कृपान और जर्द दुपट्टा कहीं से लाता हूँ। तुम यहाँ से बाहर मत निकलना, ये जगह बिल्कुल महफूज है। मैं जल्दी ये चीजें लेकर आ जाऊंगा। अंदर से कुंडी लगा लेना, वैसे मैं भी बाहर से ताला लगा कर जाऊंगा। अर्जुन चला गया तो नजमी को बादल का ख्याल सताने लगा। उसके जमीर में कांटा सा खटकने लगा। उसे बादल को यूं छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन बादल तो हिंदुस्तान का ही बाशिंदा है, वो तो यहीं रहेगा। और फिर बादल भी तो उसे बॉर्डर क्रॉस कराने के जतन ही कर रहा था। फर्ज कर लिया कि अगर बादल अभी तक पुलिस की हिरासत में है तो नजमी उसे वहां से छुड़वा तो नहीं सकेगी, और अगर वो पुलिस की हिरासत से निकलने में कामयाब हो गया है तो नजमी उसे इतने बड़े मुल्क में तलाश भी नहीं कर सकती। यूं नजमी के जहन ने अपने मंतकी इस्तदलाल से उसके ज़मीर को मुतमईन कर दिया और वो खुश हो गई कि अब वो जल्द पाकिस्तान पहुंचकर नदीम से मिल सकेगी। उसने फैसला कर लिया कि वो नदीम के साथ शादी करके किसी दूसरे मुल्क में जाकर आबाद हो जाए, क्योंकि उसके रिश्तेदार उसको पाकिस्तान में चैन से बैठने नहीं देंगे। कोई पौन घंटे बाद अर्जुन सिंह वापस आया। उसके हाथ में एक थैला था, उसमें से लोहे का एक कड़ा, काली पट्टी वाली कृपान और बसंती दुपट्टा निकालकर अर्जुन ने नजमी को दिया और बोला, ये कड़ा और कृपान पहनकर सर पर दुपट्टा ओढ़ लो। अमृतसर में मैं तुम्हें अपने दोस्त किरपाल सिंह की बीवी से अपनी पत्नी हरनाम कौर के नाम से मिलवाऊंगा। तुम भी उन पर यही जाहिर करना कि तुम मेरी बीवी हो और 1 माह पहले दिल्ली में हमारी शादी हुई थी। तुम बहुत कम बात करना, सारी बातें मैं ही करूंगा। नजमी ने अपनी कलाई में कड़ा और गले में कृपान डाल लिया, सर पर दुपट्टा ओढ़ा। अब वो पूरी तरह सिखने लग रही थी। ट्रेन 1 घंटे बाद अमृतसर जाएगी, क्यों ना हम लारी पकड़ लें? नहीं नहीं अर्जुन, लारी में खतरा है, ट्रेन ही ठीक रहेगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। तो फिर मैं चलता हूँ, आधे घंटे बाद आऊंगा। जालंधर से तीसरे पहर जो गाड़ी अमृतसर के लिए चली वो दिल्ली से आ रही थी। उसमें काफी रश था, लेकिन अर्जुन ने मिस्टर एंड मिसेस अर्जुन सिंह के नाम से 2nd क्लास में पहले से ही 2 नशिस्तें रिजर्व करवा ली थी। प्लेटफॉर्म पर काफी रश था। नजमी हरनाम कौर के रूप में अर्जुन सिंह के साथ साथ चल रही थी। कलाई के कड़े, कृपान और बसंती दुपट्टे की वजह से वो बिल्कुल सिखनी लग रही थी।
सेकंड क्लास के डब्बे में हिंदू, सिख औरतें और मर्द पहले से बैठे थे। अर्जुन भी नजमी को साथ लेकर डब्बे में बैठ गया। ट्रेन रवाना हो गई। अमृतसर तक सिर्फ 40 मील का फासला था। ट्रेन भी एक्सप्रेस किस्म की थी। 4 बजे ये लोग अमृतसर पहुंच गए। स्टेशन से दोनों एक साइकिल रिक्शे पर बैठे और रिक्शा शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में अर्जुन ने अपनी फैमिली के बारे में नजमी को ज़रूरी बातें समझा दी थी। अपने बारे में सिर्फ यही कहना कि तुम अंडमान में अपने बाप के साथ रहती थी, वहीं तुम्हारी शादी मुझसे हो गई और अब गुरुद्वारों की यात्रा के लिए तुम मेरे साथ इंडिया आई हो। नजमी ने यह सारी बातें अपने जहन में बिठा ली। वैसे भी वो तजुर्बेकार और होशियार औरत थी और हर किस्म के भेस को बड़ी खुशउस्लूबी से निभा सकती थी। खतरा उसे सिर्फ पुलिस की जानिब से था कि कहीं पासपोर्ट ऑफिस में कोई उसकी शक्ल को पहचान कर पुलिस को इत्तला न कर दे। उसके लिए अर्जुन ने यह कहकर तसल्ली दी थी कि वो उसकी तस्वीर सर पर दुपट्टा उड़ाकर इस तरह से उतरवाएगा कि कोई भी उसे आसानी से नहीं पहचान सकेगा। अमृतसर में अर्जुन सिंह के पासपोर्ट ऑफिस वाले दोस्त का घर मछेड़ रोड पर था। कंपनी बाग अमृतसर में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के सामने एक सड़क माल रोड से मशरक की तरफ जाती है। ये मजीठा रोड कहलाती है। उस सड़क की दोनों जानिब ऊंचे ऊंचे जामुन के दरख्त हैं। बरसात के मौसम में उन दरख्तों पर से टप टप जामुनें गिरती रहती हैं। आजकल ये इलाका काफी आबाद हो गया है और मेडिकल कॉलेज से भी आगे तक आबादी चली गई है। कॉलेज के पास ही कृपाल सिंह का घर था। उस घर में अर्जुन और नजमी का बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ। कृपाल सिंह की बीवी और 2 बच्चे थे। घर मामूली किस्म का था। अर्जुन ने जाते के साथ ही उन लोगों को अपनी शादी और अब अपनी बीवी के साथ पाकिस्तान यात्रा के बारे में सब कुछ बता दिया। कृपाल सिंह की बीवी ने नजमी को तारी वाला दुपट्टा तोहफे में दिया। कृपाल ने 50 रुपये मुंह दिखाई दी, जो नजमी ने हरनाम कौर की हैसियत से ले ली। रात के खाने के बाद अर्जुन ने कृपाल सिंह से पासपोर्ट की बात करते हुए कहा, मेरे पास तो पासपोर्ट है, मगर हरनाम कौर का पासपोर्ट अभी नहीं बनाया गया। जत्थे के पाकिस्तान जाने में थोड़े ही दिन रह गए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने असुर रसूख से काम लेकर इसका भी पासपोर्ट बनवा दो और साथ ही ज्ञानी जी से मिलकर उस जत्थे में हम दोनों का नाम भी दर्ज करा दो, क्योंकि अगर ये चांस निकल गया ना तो फिर मुझे 2 साल तक छुट्टी नहीं मिल सकेगी। ओ अर्जुन सिंह, तू फिक्र क्यों करता है मेरे यार? भाभी का पासपोर्ट अब भी बन जाएगा और जत्थे में तुम दोनों का नाम भी शामिल हो जाएगा। ये कौन सी बड़ी गल है? लो, अपने गिलास में डालो। कृपाल सिंह ने दूसरे ही दिन नजमी की पासपोर्ट साइज तस्वीरें बनवाई और ज़रूरी बातें मालूम करके ऑफिस चला गया। उसने 2-1 दिन में नजमी का हरनाम कौर के नाम से पासपोर्ट बनवा दिया। नजमी के पासपोर्ट की तस्वीरें बिल्कुल सिखनी की तस्वीरें मालूम दे रही थीं। वो बड़ी खुश हुई। अब सिर्फ पाकिस्तान जाने वाले सिखों की जमात में उसका नाम दर्ज करवाना बाकी था। कृपाल सिंह उसी शाम जत्थे के लीडर और अपने करीबी रिश्तेदार ज्ञानी जी से मिलने उसके घर पर चला गया। उसे बताया कि अर्जुन सिंह अपनी पत्नी के साथ काले पानी से यात्रा की ख्वाहिश लेकर आया है। उसका नाम जत्थे में शामिल ना हुआ तो फिर कई सालों तक वो ये यात्रा नहीं कर सकेगा। ज्ञानी जी ने फौरन उन दोनों का नाम अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया और कृपाल सिंह से कहा कि वो कल उनके पासपोर्ट पहुंचा दें। नजमी और अर्जुन सिंह को जब इस खुशखबरी का इल्म हुआ तो वो बहुत खुश हुए। रात को अर्जुन और नजमी को एक कमरे में चारपाई डाल दी गई। अर्जुन ने फर्श पर बिस्तर लगा लिया और नजमी से बोला, मैं यहाँ सो जाऊंगा, आप चारपाई पर सो जाएं। अब सुबह कृपाले को पासपोर्ट देना होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस तुम्हारी शक्ल पहचाने। तुम्हारा क्या ख्याल है नजमी जी? नजमी ने बटवे में से अपना पासपोर्ट निकालकर अपनी तस्वीर देखी और फिर अर्जुन को दिखाते हुए बोली, दुपट्टे से सर ढांपने की वजह से मेरा हुलिया काफी बदल गया है। पुलिस के पास जो मेरी तस्वीर है उसमें मैंने साड़ी पहन रखी है और कानों में लंबे लंबे कांटे भी हैं। मेरा ख्याल है कि पुलिस को तस्वीर देखकर मेरा ख्याल नहीं आएगा। हाँ, इस तस्वीर में तो तुम काफी बदली हुई लगती हो। नजमी ने उसके हाथ से पासपोर्ट लेकर अपने पर्स में रख लिया। अर्जुन चारपाई से 1 कदम के फासले पर फर्श पर बिस्तर लगाए नींद दराज था। छत का पंखा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। रात के 11 बज रहे थे। मुझे ये ख्याल आता है अर्जुन कि वापसी पर जब तुम अकेले बॉर्डर क्रॉस करने लगोगे तो कस्टम वालों को क्या जवाब दोगे कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? नजमी जी, ये बातें तो मुझ पर छोड़ दो, मैं जानूं और मेरा काम। फिर वो नजमी की चारपाई की तरफ पहलू बदल कर बोला, तुम लाहौर में मुझसे जुदा हो जाओगी ना? लाहौर की तो सारी सड़कों का आपको इल्म होगा, वो तुम्हारा अपना शहर जो हुआ। मेरा ख्याल है किले वाले गुरुद्वारे से हम अनारकली की सैर को जाएंगे, बस वहां तो मुझसे अलग हो जाना। नजमी को अजीब सा लग रहा था। उसे अर्जुन सिंह से मोहब्बत तो कभी नहीं हुई थी, मगर वो उसके किरदार से बड़ी मुतासिर हुई थी। वो जानती थी कि जब वो अपनी पत्नी के बगैर बॉर्डर क्रॉस करने लगेगा तो उसे बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये कोई मामूली बात नहीं होगी कि आदमी बीवी के साथ यात्रा करने जाता है और वापसी पर उसकी बीवी उसके साथ नहीं है, लेकिन नजमी इस ज़िम्मन में उसकी कोई मदद भी नहीं कर सकती थी। हाँ,
लाहौर मेरा शहर है, मुझे मालूम है अनारकली से निकलकर मुझे किधर जाना होगा। हमारा पुराना घर रंग महल अनारकली से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं सिर्फ 2 बार लाहौर गया हूँ। लाहौर मुझे बड़ा पसंद है, बड़े अच्छे लोग हैं लाहौर के। अच्छा, जिंदगी रही तो फिर कभी तुम्हें मिलने लाहौर ज़रूर आऊँगा। अब मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। और थोड़ी देर बाद अर्जुन सिंह के खर्राटों की आवाज़ गूंजने लगी। यहाँ पर पार्ट 15 का अख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 16 समाप्त फरमाएं।